चलेंगे। आइए एक एक संधि को हम बताते चलते हैं और एक एक संधि पढ़ते हैं। पहली संधि है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यही सूत्र है और यही परिभाषा है, ध्यान रखना। जैसे आप पढ़ते हो संधि के सूत्र, तो जो संधि के सूत्र हैं ये महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाई गई संस्कृत की परिभाषा ही है। संस्कृत में परिभाषा कोई अलग से नहीं है। इसी सूत्र का हिंदी अर्थ निकाल लो, अपने आप तुम्हारी जो हिंदी अर्थ इसका जो होगा वो अपने आप तुम्हारी परिभाषा बन जाएगी। जैसे दीर्घ संधि है अकः सवर्णे दीर्घः, तो यही सूत्र है और यही परिभाषा है। जैसे हिंदी में तुम पढ़ते होगे कि अकः, हिंदी में पढ़ते हो कि जब पहले वाले शब्द के अंत में आ, ई, उ, री में से कोई एक स्वर आ जाए और बाद वाले शब्द के आरंभ में भी वही स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे छोटा आ पहले आ गया, बाद में भी आ गया, तो दोनों मिलकर बड़ा बनता। तो वो सब इसी सूत्र से निकल के आएगा। और सूत्र का मतलब तुमको समझाते हैं हम संधियों में, विशेष करके सूत्र का मतलब समझाएंगे। परिभाषा हिंदी की अपने आप बन जाएगी, उदाहरण देख लेना। जैसे यहाँ लिखा अकः सवर्णे दीर्घः, हम इन तीनों का मतलब जान लो। ये अकः जो लिखा इसका मतलब कौन कौन जानता है? ये जो अकः लिखा हुआ है वो एक प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? अक। अब अक प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं उनको निकाल के रख लो, अपने आप पता चल जाएगा अकः का मतलब। अक प्रत्याहार बनता है दो माहेश्वर सूत्रों से, एक का नाम है अय्युड़ और दूसरे का नाम है रीलृक्। अब अय्युड़ का आ ले लो, रीलृक् का का ले लो। अब इन दोनों को मिलाओ तो एक प्रत्याहार बनेगा, अक प्रत्याहार। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो गिनो। आ, ई, उ, री, लृ। इन हलंत वाले वर्णों की गणना नहीं की जाती है, इसलिए अक मतलब 5 वर्ण। अब जैसे कहें अक, तो अक प्रत्याहार है लेकिन अक का मतलब खाली 5 वर्ण है। कौन कौन से 5 वर्ण हैं? आ, ई, उ, री, लृ। तो इसमें अकः सवर्णे दीर्घः में जो अकः लिखा हुआ है, इस अकः का बस एक का मतलब है क्या? आ, ई, उ, री, लृ, यही है अकः। और फिर सवर्णे, सवर्णे का मतलब जानते हो क्या होता है? समान वर्ण। किसके समान? पहले वाले के समान। और दीर्घा का मतलब होता है दीर्घ वर्ण। अब देखना इधर ध्यान से, यही सूत्र का मतलब है। अकः मतलब अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार मतलब आ, ई, उ, री, लृ, ये 5 स्वर। सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण और दीर्घा का मतलब होता है दीर्घ वर्ण। समझ पाए कि नहीं? एक बार फिर से बताते हैं। अकः मतलब आ, ई, उ, री, लृ। सवर्णे का मतलब समान वर्ण और दीर्घा का मतलब दीर्घ वर्ण। अब इसकी परिभाषा यही बन जाएगी। सुनो परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि जब पहले वाले शब्द के अंत में अगर अक प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, मतलब आ, ई, उ, री, लृ, इनमें से कोई एक स्वर आ जाए, और बाद वाले शब्द के आरंभ, संधियों में 2 पद होते हैं ना, एक पहला और एक बाद वाला, और पहला और बाद दोनों का जब मेल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जो नया बनेगा वो परिवर्तित बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे कहा इसकी परिभाषा क्या होगी, यही इसकी परिभाषा है कि पहले वाले शब्द के अंत में आ, ई, उ, री, लृ में से कोई एक स्वर हो और बाद वाले शब्द के आरंभ में समान वर्ण हो। तो समान किसके समान? यही पहले वाले के समान। मतलब जैसे पहले आ आया तो बाद में भी आ जाए तभी तो समान होगा। पहले ई आया तो बाद में भी ई आ जाए तभी तो समान होगा। ई आ जाए तभी समान होगा। पहले उ आया हो तो बाद में उ आ जाए, पहले री आया हो तो बाद में री आ जाए, पहले लृ आया हो तो बाद में लृ आ जाए। तो इस तरह से पहले वाले शब्द के अंत में आ, ई, उ, री, लृ में से कोई एक स्वर आ जाए और बाद वाले शब्द के आरंभ में समान आ जाए। अच्छा, समान कहा है? ध्यान रखना, यह नहीं कहा कि वही स्वर आए। तो समान का मतलब यह भी होता है कि जैसे इधर आ आया तो इधर भी आ आए। डिपेंड ये करता कि दोनों तरफ आ हो। इससे मतलब नहीं कि किधर छोटा आ हो किधर बड़ा आ हो। जैसे इधर छोटा आ है तो इधर बड़ा आ हो, तब भी तो समान ही तो है। समान का मतलब आ है तो आ हो, छोटे बड़े से मतलब नहीं है।
इसी तरह जैसे इधर ई है तो इधर ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। जैसे इधर ऊ है तो इधर ई हो। तो ये हो गया समान वर्ण, इसको कहते हैं सवर्णे। और फिर लिखा दीर्घा, मतलब अकह और सवर्णे जब दोनों मिलेगा तो दीर्घा मतलब दीर्घ वर्ण हो जाएगा। मतलब छोटा आ या कोई भी आ हो, दोनों मिलकर के यहाँ बड़ा हो जाएगा। इधर ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएगा। इधर ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। री और री दोनों मिलकर बड़ी री बनेगी। बड़ी री और छोटी री में अंतर जानते हो? छोटी री में एक ऐसे री लगाते हैं, मात्र लगाते हैं, और बड़ी री में 2 बार लगाते हैं। ऐसे री बनाएंगे 1 2, ये बड़ी री बन गया। और लिरी के वैसे तो 3 भेद बनते हैं, लेकिन सामान्यतः लिरी मिलेगा तब भी दीर्घ री ही बनेगा। तो ये दोनों ऑलरेडी सवर्णी होते हैं। मतलब कहने का ये है, आपको अभी पिछली क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ाया था, री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, कात्यायन द्वारा लिखित वार्तिक था। हमने कहा था री और ली समान होते हैं, दोनों भेद मिला देते थे, 18 12 30 बनता था। याद आया कि नहीं आया? तो री और री दोनों सवर्णी हैं, सगे हैं पहले से ही। तो चाहे री और री मिले तब भी बड़ी री बनेगा, और री और ली मिले तब भी बड़ी री बनेगा, क्योंकि ली और ली में ली दीर्घ होती नहीं, आपको पहले से पता है। ली सदैव ह्रस्व होती है, इसलिए ली भी मिलेगी तब भी दीर्घ री ही बनेगा। तो इस तरह से आ मिलेगा तब भी दीर्घा, ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ। लेकिन री और ली, और यही नहीं है, री और ली दोनों आपस में भी मिलते हैं तब भी दीर्घ री ही बनेगा, क्योंकि ली दीर्घ नहीं होता है, परिवर्तित होकर री ही दीर्घ बनता है। यही है अकह सवर्णे दीर्घा। एक बार फिर से देख लो, अकह मतलब अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार में कितने अक्षर हैं? कौन कौन से? आ ई ऊ री, और सवर्णे माने, तो इसका मतलब यही हो गया कि पहले वाले शब्द के अंत में अक प्रत्याहार के कोई भी स्वर हो, और बाद वाले शब्द के आरंभ में इसी का समान, पहले वाले के समान आ जाए, तो दोनों मिलकर के दीर्घा मतलब दीर्घ। अब देखो ये अकह हो गया, ये सवर्णे हो गया, और ये दीर्घा हो गया। यही सूत्र का मतलब है कि पहले के अंत में अक प्रत्याहार का वर्ण आया, आ ई ऊ री आया, बाद के आरंभ में भी वही वर्ण आ गया, समान वर्ण आ गया, तो दोनों मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाएगा। अब 2 चीजें यहाँ ध्यान रखिए। पहले तो हम एक बताते हैं आपको री वाला। जैसे हमने कहा री और ली ऑलरेडी सवर्णी होते हैं, और इन दोनों के स्थान पे परिवर्तन होकर दीर्घ री ही बनता है। 3 वैसे 3 तरह से बनते हैं, लेकिन यही मानिए आप। तो देखिए, जैसे मान लो कि पहले आ जाए री और बाद में भी आ जाए री, तब भी दोनों मिलकर के बड़ी री बनेगी, बड़ी री। और मान लो कहीं इनमें से एक तरफ री आ जाए और दूसरी तरफ ली आ जाए, तब भी दोनों मिलकर के बड़ी री ही बनेगा, क्योंकि ली और ये सगे हैं, सवर्णी हैं, और यहाँ सवर्णे देखना है। और मान लो पहले ली आ जाए बाद में री आ जाए, तब भी बड़ी री बनेगा। हर कंडीशन में री और ली में जो भी परिवर्तन होगा वो जाकर के बनेगा बड़ी री में ही। बड़ी री मतलब 2 मात्रा। ये बात समझे कि नहीं समझे? बड़ी री का मतलब 2 मात्रा, दोनों कंडीशन में परिवर्तन होकर बड़ी री ही बनेगा। कहीं पर ली का प्रयोग नहीं होगा, ली हटाएंगे और बड़ी री ही वहां पर बनाएंगे। अब उदाहरण जैसे, और दूसरा चीज ये आ वाला है। आ वाला भी देखिए, जैसे मान लो पहले छोटा आ हुआ, बाद में बड़ा आ हुआ, तब भी बड़ा आ बनेगा। और मान लो पहले बड़ा आ हुआ, बाद में छोटा आ हुआ, तब भी बड़ा आ बनेगा। और मान लो दोनों तरफ छोटे आ हुए, जोर से बोलो, और मान लो दोनों तरफ बड़ा आ हुआ, तो यह गलती ना करना कि इधर भी बड़ा उधर भी बड़ा, तो दोनों के सामने बहुत बड़ा बना देना। वो रहेगा बड़ा ही, बहुत बड़ा का मतलब प्लुत ना बना देना गलती से। प्लुत में संधि नहीं होती, प्लुत में प्रकृति भाव संधि हो जाती है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि दोनों कंडीशन में, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, संधि दोनों को उठाकर एक गद्दे बैठालती है। छोटे बड़े से इसका कोई औचित्य नहीं रहता है। इसके नजर में छोटा बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा इंसानों की नजर में होता है। पाणिनि की नजर में सब बराबर थे। पाणिनि ने कहा ये छोटा है, इसका योग बड़े से हुआ तो इसको हम बड़ा कर देंगे, और मान लो बड़े का योग छोटे से हुआ तब भी बड़ा, दोनों छोटे तब भी बड़ा, दोनों बड़े तब भी बड़ा, हर कंडीशन में बराबर होता चला जाएगा। समझ पाए? अकह सवर्णे दीर्घा का मतलब समझ पाए? कौन कौन नहीं समझ पाया ईमानदारी से बताना। तुम समझी देवी जी? समझ गए?
अकह सवर्ण दीर्घा का मतलब समझ में आ गया? आ गया। अकह माने अक मतलब अरे प्रत्याहार, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? अक्का, आ ई उ री री। हम खाली संधि नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कॉम्बो तुमको पढ़ा रहे हैं। कॉम्बो मतलब जानते हो? बाई वन गेट वन फ्री। पढ़ रहे हो संधि का सूत्र और पढ़ा रहे हैं प्रत्याहार। अब जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, वही जो कॉम्बो का ऑफर चल रहा है वही लेकर तुम बता दोगे। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, सवर्ण माने समान, सा माने समान, वर्ण मतलब वर्ण। तो सवर्ण माने समान। सवर्ण का दो अर्थ होते हैं, एक सवर्ण का मतलब समान वर्ण, दूसरे सवर्ण का मतलब सगे, सगा होता है। जैसे कहें कि ये हमारे भाई हैं, तो अगला पूछे कैसे भाई हैं, तो कहे अगर कहते सवर्ण तो मतलब सगे भाई हैं, और कहते असवर्ण तो मतलब चचेरे भाई हैं, सगे नहीं है बाकी कुछ भी हो। तो उसी तरह से है। और दीर्घा माने, इधर जोर से बोलो, दीर्घा माने दीर्घ मतलब बड़ा वर्ण। अब जैसे पहले वाले शब्द के अंत में आ आया तो ये अकह है ना। अब तुमको प्रत्याहार का मतलब बता दे, थोड़ा सा और अर्थ समझा दें। प्रत्याहार का जो प्रत्याहार जो नाम रखा गया है, समझ लो वो एक सामूहिक नाम होता है और बाकी वर्णों का अलग अलग अपना नाम है। अब जैसे कह दे आ ई, इसका नाम है ई, इसका इधर देखना, इसका नाम है उ, इसका नाम है री, इसका नाम है ली, लेकिन इन पांचों का सामूहिक नाम क्या है? अक। कैसे? ऐसे जैसे कहते क्या नाम तुम्हारा? हाँ, अच्छा नाजमी। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? एक का नाम है नाजमी, एक का नाम है दिव्यांशी, एक का नाम है विभा, एक का नाम है रामलली, एक का नाम है श्यामलली। ऐसा सबका नाम, ये इनका पर्सनल नाम है, ये इनका एकाकी, एकाकी माने अकेला नाम है, ये इनका इकलौता नाम। हम यहाँ बोलेंगे विभा तो एक ही बोलेगी जिसका नाम है। लेकिन ये जितनी भी लड़कियां बैठी इनका सामूहिक नाम है छात्राएं। छात्रा सामूहिक नाम है कि नहीं है? तो ये भी छात्रा, ये भी छात्रा, वो भी छात्रा, ये भी छात्रा, ये भी छात्रा, ये भी छात्रा, ये भी छात्रा, सब छात्राएं हैं। छात्रा कहेंगे तो सबका बोध हो जाएगा। उसी तरह से तो स्वरों का अपना अपना नाम है, उनका पर्सनल नाम है, व्यक्तिगत नाम है। ये है आ, ये है ई, ये है उ, ये है री, ये है ली, लेकिन इनका एक सामूहिक नाम है, वही प्रत्याहार होता है। अब इनका सामूहिक नाम क्या है? अक, ये प्रत्याहार हो गया। अब ये है नाजमी, ये है विभा, ये है दिव्यांशी, ये है रामलली, ये है श्यामलली, लेकिन ये सब मिला दो छात्राएं। समझ पाए कि नहीं? तो जैसे हम कहें कि ये क्या है, तो ये आ भी है और ये अक भी है। बोलो भाई, ये क्या है? ई भी है, अक भी है, ये क्या है? ऊ नहीं है का? ऊ भी है, अक भी, ये क्या है? अक भी है, ये क्या है? सामूहिक नाम है ना। अब जैसे हमसे कहें हम, तो हमारा नाम अमित है, अमित कुमार त्रिपाठी, तो हम अमित भी हैं, हम मास्टर भी हैं, है कि नहीं है? हम अमित भी हैं, हम लड़के भी हैं, हम अमित। जैसे शशांक से पढ़ा रहे थे तो यही बात तो बताने लगे कि एक सामूहिक नाम, वो संज्ञाएं पढ़ा रहे, संज्ञाओं में बताने लगे कि अकेला अकेला नाम लोगे तो व्यक्तिगत संज्ञा, सामूहिक नाम ले लोगे तो जातिवाचक संज्ञा। पता है ना? जैसे कहते हैं हम मानव, मनुष्य, तो जातिवाचक, मनुष्य जाति हो गया। और एकाकी नाम ले लें, अमित, शशांक, ऐसे नाम ले लें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो वो बताने लगे कि हम व्यक्ति भी हैं, हम मानव भी हैं, हम शशांक भी हैं। यह सामूहिक हो गया। अगर शशांक कहा तो व्यक्तिवाचक, मानव कहा, पुरुष कहा तो जातिवाचक। तो एक लड़का नीचे आगे खड़ा था कि हाँ सर, आप शशांक सर भी हैं, आप कुमारे भी हैं। कुमारे भी हैं, तो ये कुमारे मतलब एक जातिवाचक की तरह हो गया और शशांक मतलब एक व्यक्तिवाचक की तरह हो गया। तो ऐसे है कि इनका एक सामूहिक नाम। अब एक चीज और देखना, इनको अगर कहते हैं अकहा तो जातिवाचक में कि व्यक्तिवाचक में? अक प्रत्याहार कहेंगे तो जातिवाचक है व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक, क्योंकि सामूहिक हो गया। और ये आ तो कैसा है? ये व्यक्तिवाचक हो गया। ई
उ अकह जातिवाचक हो गया, सामूहिक नाम हो गया। जब कई का एक सामूहिक नाम होता है तो जातिवाचक बन जाता है। ठीक है, तो अब इसका एक उदाहरण देते, एक बार इसको समझाते, समाप्त करते, फिर उदाहरण की ओर चलते। कितने लोगों को नींद आ रही है? किसको किसको नींद आ रही है? किसकी आंखें डीपर दे रही हैं? हम देख रहे हैं यहां से। जिसको जिसको नींद आ रही है बता दो। देखो, नींद दुइन जगह आती है। दुइन जगह क्या? एक जगह। सबसे ज्यादा नींद एक जगह, चलती चीज में। चाहे चलती गाड़ी हो और चाहे चलती क्लास हो। चलती गाड़ी है, जैसे वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलती ना, झटका लगता है, कितनी बढ़िया नींद आती है। वैसे चलती क्लास में सामने से जो आवाज आए उसको एफएम रेडियो मान करके बिल्कुल मधुर मधुर संगीत उलाला 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 मान लेंगे तो नींद आने लगेगी। और उसका ध्यान दोगे, तुमको जरूरत वाली चीज सुनाई समझ में आएगी तो नींद नहीं आएगी। अब किसी की नींद नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा क्या? सरकारी नौकरी। इसलिए जागो, सर नहीं पता लगी कि जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं तब तक वो ज्वाइन के लिए नहीं है, इसलिए आंखें खुली रहें। एक बार फिर से पूछेंगे, जो सो रहे थे वो जरूर बताएं। ये क्या है? अकह मतलब अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार मतलब अक प्रत्याहार मतलब आ ई उ री ली। अब हम आज के बाद हर सूत्र में एक जितने भी संधियों के सूत्र हैं सब में एक प्रत्याहार मिलेगा, लगभग लगभग सब में मिलेगा। और जैसे हम प्रत्याहार का नाम बोलेंगे, कहेंगे इस प्रत्याहार का मतलब तुम उसके अंदर के स्वर या व्यंजन जो भी उसके अंदर आता है वो बताना है तुमको। जैसे हम कहें अक मतलब, एक और प्रत्याहार पूछते हैं, इसिम छिपा है लेकिन यहां नहीं लिखा है, लेकिन छिपा इसी में है। अक मतलब, और उक मतलब उक, ओ री री, और इक मतलब। अब जैसे हम प्रत्याहार कहेंगे इसका मतलब, तो वर्ण बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? कौन नहीं बताएगा? अच्छा, हम कहें कौन नहीं बताते, इधर देवी जी बैठे, की हिम्मत ना बतावे। हम कहे यह बात सही कि की हिम्मत ना बतावे। सवर्णे मतलब और दीर्घा मतलब। पहले वाले शब्द के अंत में आ ई, चाहे ऐसे दो तरह बोल के बताते हैं। पहले वाले, अब रुकेंगे नहीं, खाली हम बोलते रहेंगे, तुमको सुनना है। पहले वाले शब्द के अंत में आ ई उ री ली में से कोई एक स्वर हो, अथवा ऐसे कह सकते हो कि पहले वाले शब्द के अंत में अक प्रत्याहार का कोई भी स्वर हो। ये अक तो है, इसका कोई भी स्वर आ जाए। बाद वाले शब्द के आरंभ में पहले वाले के समान वर्ण हो, पहले वाले के समान वर्ण हो, या कह सकते सवर्णे हो। और तो दो अकह और सवर्णे दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घा। यही यही प्लस का चिन्ह लगा दो, अकह प्लस सवर्णे बराबर दीर्घा। समझे कि नहीं? पहले ई हो, बाद में भी ई हो, तो दोनों मिलकर, चाहे कहते ये अकह है ये सवर्णे है, और दोनों मिलकर क्या बना? दीर्घा। दीर्घा बना। ये अकह है ये सवर्णे है, दोनों मिलकर क्या बना? दीर्घा बना। दीर्घ उ बन गया, उ दीर्घ हो जाए, अकह सवर्णे दीर्घा। ठीक है, अब उदाहरण देते हैं एक एक करके। आ का उदाहरण, ई का उदाहरण, उ का उदाहरण, सबका एक एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे देखो, एक उदाहरण इसका बड़ा फेमस उदाहरण है, नाम है राम प्लस आंदा। क्या बनेगा? मशीन संधि करने के मशीन सबके पास है। मशीन में डालो और मशीन को ऑन करो, 4 बार मशीन चल के सामने वर्ण निकलेगा, क्या बनेगा? रामानंदा। लेकिन नियम से कैसे चलेंगे आओ बताते हैं। राम के अंत में आ है, कौन सा? अच्छा, सबको दिख रहा है छोटा? कितने लोगों को माँ में छोटा नहीं दिख रहा है? ध्यान रखना, अगर किसी व्यंजन में ना हलंत लगा हो, हलंत का मतलब ऐसे ना लगा हो, और ना ही कोई मात्रा लगी हो, तो समझ लो वहां छोटे आ की मात्रा होती है। संसार में 4 चीजें ऐसी हैं जो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। पता 4 चीजें कौन सी हैं? एक होता है भगवान, संसार में हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। दूसरा होता है भूत, है लेकिन दिखता, अगर होता नहीं तो लोग जानते कैसे उसके बारे में।
तीसरा होता है हवा, है व्याप्त है, अनुभव कर सकते हो लेकिन दिखता नहीं। और चौथा है छोटे आ की मात्रा, है लेकिन दिखती नहीं है। क्यों दिखा, बताओ हमको। यहाँ छोटे आ की मात्रा लगी है, ई की मात्रा दिखेगी, ऊ की मात्रा दिखेगी, यहाँ तक कि बड़े आ की मात्रा दिखेगी, लेकिन छोटे आ की मात्रा नहीं। अनुभव करो। भगवान का लोग अनुभव करते हैं, भूत का लोग अनुभव करते हैं। कभी कोई देखे हो तो बहुत टीवी में छोड़ करके। हवा अनुभव करते हैं, अनुभव तो कर रहे हो, और छोटे आ की मात्रा अनुभव करते हैं। अब जैसा भूत है, किसी के ऊपर सवार है, दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, लेनी है ताबीज बांध दिया है, ताबीज बांधे खट से भूत बाहर। तो ऐसे ही हलंत लगाओ, छोटे आ की मात्रा निकल करके सामने, यही तो होता है। तो जैसे मात्रा हलंत लगाए, छोटे आ की मात्रा बाहर आ गई, तो इसमें छोटा आ लगा। मान लो अगर हलंत लगा है तो समझो छोटा नहीं है, और हलंत नहीं लगा है तो छोटा है। तो यहाँ छोटा है ना। अब क्या करेंगे, पहले तो हम स्वर को अलग करें। संधि करने के तरीका बता रहे हैं। ऐसे अगर आप संधि करते रहेंगे, भूत के नाम से देखो ये भी नीचे चला गया। इतना भूत का डर सबको है। कितने लोग भूत से डरते हैं यहाँ? तुम डरती हो? वाह भाई, भूत से डरना बंद कर दो तुम लोग, क्योंकि भूत का निर्माण हम यही करेंगे। भू धातु में कता प्रत्यय जोड़ेंगे, भूता बन जाएगा। अभी जब प्रत्यय पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। राम लिखा हुआ है, माँ में छोटा आ है, तो हम क्या करेंगे, माँ में हलंत लगा दो, छोटा आ बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा राम आ प्लस आनंद, यही तो है। अब संधि हमने पहले ही बताया है कि संधि सदैव दो वर्णों में, एक पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का प्रारंभिक वर्ण। ये बाद वाले शब्द का प्रारंभिक वर्ण है, ये पहला वर्ण है। अब ये आ प्लस आ, इतने में तुमको संधि करनी है। अब ये जो आ है ये क्या है? अच्छा, ये आ है कि अक है? चाहे तुम कहो आ, चाहे तुम कहो आ, और चाहे तुम कहो अक, एक ही चीज तो है। और ये क्या है? सवर्ण। किसके सवर्ण? इसके सवर्ण। मतलब कहे चाहे तो आ प्लस आ, और चाहे तो ये अकह है, और ये जो है ये इसके सवर्ण, समान वर्ण है। अब अकह और सवर्ण दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दीर्घा। बड़ा बन गया तो ऐसे हो गया राम आनंद बना। अब ये जो स्वर है ये क्या करते हैं, ध्यान रखो। एक बात तुमको बताने जाना, किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं बताओ, पक्का नहीं बताओगे? पक्का, ठीक है। संधि से परिवर्तित होकर जब कोई स्वर आता है तो सदैव लेफ्ट साइड, बाएं भाग में जाता है। बाएं भाग में जो भी व्यंजन होगा उसी में चिपक जाएगा। अब तुम लोग बताओ, बायां भाग तुम्हारा किधर है? बायां, लेफ्ट। तो तुम्हारे लेफ्ट में क्या है? अरे राम नहीं, मां। वर्ण देखो, राम तो बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, हृदय भी हैं, ऊपर भी, हर जगह राम है। लेकिन यहाँ क्या है? माँ। तो ये बाएं साइड में आएगा, इसमें लग जाएगा। कौन सा आ है? छोटा। आंखें चेक करो भैया, हमारे जैसी आंखें छोटी छोटी तो नहीं हो गई, तो बड़ा आ छोटे आ दिख रहा हो। बड़ा आ तो बड़े आ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या बनेगा? रामानंद। हालांकि राम और आनंद तुम लोग चाहो तो सीधे बोलोगे रामानंद। और एक तो सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब सबसे बड़ी बात यह है, राम और आनंद को जोड़ के रामानंद इसलिए बनाते हो क्योंकि बचपन से रामानंद पढ़ते चले आ रहे हैं, तो रटा है वो। लेकिन सामान्यतः संधि करने की ये प्रक्रिया, अगर ऐसे संधि करोगे तो कठिन से कठिन शब्द और सरल से सरल शब्दों की संधि कर सकते, जो रटा है उसकी भी, और जो नहीं रटा है उसकी भी संधि तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह राम और आनंद रामानंद बनेगा। एक ई का उदाहरण देते हैं, देखो। जैसे मान लो लिखा हुआ है हरि प्लस ईसा, क्या बनेगा? सबको पता हरीसा बनेगा। लेकिन हरीसा बनेगा कैसे? तो देखो नियम क्या है इसका। राम में कौन सी मात्रा है? छोटी। हालांकि यहाँ संधि करते समय हमको छोटी बड़ी नहीं देखना है, कोई भी हो। परिवर्तन करते समय, परिवर्तन करने के बाद या परिवर्तन करते समय देखना है। अब रा में छोटी है तो रा से हम ई को हटा दिया तो हो गया हर ई हुआ। और इसके बाद इधर का ई, ये तो बड़ी ई और शाह। अब यहाँ देखिए छोटी ई और बड़ी ई है, तब भी हम परिवर्तन करके बड़ी ई बनाएंगे। ये है अकह, ये है सवर्णे, और दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घा। दीर्घा हो जाएगा तो बनेगा हर ई सा। फिर वही संधि से स्वर आया, किधर जाएगा?
बाएं जो भी व्यंजन होगा उसमें मिलेगा बाएं क्या है रा, तो दोनों मिलकर बन जाएगा हरी शाह। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। इसी तरह एक उदाहरण ऊ का देख लो, देखते जाओ। अभी एक ऐसा उदाहरण देंगे जो तुमने कंफ्यूजन में आ जाएगा, मतलब समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए अभी देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है गुरु प्लस उपदेशा, क्या बनेगा? गुरुपदेशा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और देखते हैं, तो गुरु है तो गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है तो हम अलग कर लेते हैं, छोटे ऊ की मात्रा को हम अलग कर लिए, प्लस उपदेशा में छोटा ऊ था, इसको हमने अलग कर लिया। अब ये छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ दोनों मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ बन जाएगा ऐसे। अब गुर उपदेशा बना लोगे, क्या बनेगा? गुरु। ये ऊ बाएं लगेगा तो बाएं लगेगा तो राम में ऊ लगेगा तो क्या बन जाएगा? रू। बड़ा ऊ बन जाएगा तो बनेगा गुरुपदेशा। दोनों मिला के बनाओ, क्या बन जाएगा? गुरुपदेशा। नहीं समझ पाए? समझ गए। और अंतिम उदाहरण री का, री के बाद एक ली का भी देंगे, लेकिन री का दे देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है पितृ प्लस ऋणा, लिखा है। अब पहले देखो लिखना बाद में, क्या है? पितृ क्या है, और इधर क्या है? पितृ के अंत में और ऋणा के आरंभ में। तो हम ऐसा करें, अलग कर ले इसको। जब अलग कर लेंगे तो ता से री अलग हो गया, तो हो गया पित री प्लस री ऋणा, हो गया। अब ये भी छोटी री है, ये भी छोटी री है। ये क्या है? नहीं, ये क्या है? अकह है। अक है कि नहीं है? अक है कि नहीं है? पक्का बताओ, कसम खाए बताओ। है? कहे कसम नहीं खाएंगे, कहे कसम के जगह कुछ और दे दे तो खा लें। और सही बात है, कहीं कसम क्यों खाया जाए? कुछ और दे दे बिटिया, वही कुछ और है नहीं हमारे पास खाने के लिए, अभी बस कसम खा सकते हो। ये क्या है? और ये क्या है? समरड़े। ये बात कौन कौन नहीं जाना? यही सूत्र ही तो है यहाँ। चाहे कह दो री प्लस री, दोनों मिलकर क्या बनेगा? बड़ी री। और चाहे कह दो अकाह प्लस सवरड़े, दोनों मिलकर क्या बनेगा? दीर्घा। और दीर्घा मतलब बड़ी री। देखो दिख रहा है, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? ये बड़ी री दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। अब जब दिखा तो यही बड़ी री की मात्रा इसमें लगा दोगे, तो ऐसा लगेगा पितृ, डबल मात्राएं। पितृ, ये री इसमें मिल गई, पितृ। और इधर क्या लिखा है? रहा, पितृड़हा। वैसे पितृड़हा नहीं लिखते हैं, पितृड़म लिखते हैं, ठीक है। नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, पितृड़म बनाते हैं। पितृड़म, डबल मात्राएं लगेंगी, पितृड़म। समझ पाए? तो आ मिलकर बड़ा बना, ई मिलकर बड़ी बना, ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना, री मिलकर बड़ा ऊ बना। इतना सबको पहले से पता था। अब क्या करना है? अब री और लरी का जो वाचक है, मतलब चाहे लिरी आए, चाहे हमने यहाँ बताया है चाहे री और लरी आए, चाहे लरी और री आए, दोनों कंडीशन में परिवर्तन बड़ी री का होगा। इसको ध्यान से आपको देखना है। उदाहरण देखो इसका। जैसे मान लो लिख दिया जाए, देखो किताब में क्या दिया हुआ है, पितृलिकारा तौल नहीं, होत्रिलिकारा। जैसे लिखा हुआ है होत्री प्लस लिकारा। अब इसको ध्यान से देखना, इसको समझना है, ये सामान्य रूप से नहीं पढ़ना है। अच्छा, इधर क्या है? ये पूरा क्या है? ध्यान से देखो, ऐसा नहीं समझ पाओगे जब तक बोलोगे नहीं। क्या लिखा है? क्या है? और इधर क्या है? होत्री के अंत में कौन सा स्वर है? री। स्वर री। और लिकारा के आरंभ में री है। तो हम इसको अलग करें, और आपको पता जब अलग करेंगे तो ता से री अलग करेंगे तो बनेगा होत। बनेगा कि नहीं बनेगा? और री अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और लिकारा से अलग करेंगे तो री और कारा। ध्यान रखना, ये ला नहीं है, व्यंजन में री नहीं लगा, री ऑलरेडी स्वर होता संस्कृत में। ये री पहले से स्वर है, ये दोनों मिलाकर स्वर है।
अब इधर है री, इधर है री। हम पहले भी बता चुके हैं री 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 री। हर कंडीशन में परिवर्तन होता है तो क्या बनता है? बड़ी री, बड़ी री। मतलब ये री भी गायब और री भी गायब, दोनों कंडीशन में बनी थी बड़ी री बनी। अब यही बड़ी री की मात्रा बाहर लगा दो, लगाओ, क्या बनेगा? होत्रिकारा। मतलब ये री की मात्रा लगेगी तो ये ऐसे हो जाएगा होत्रिकारा। अब तुम सोचो री कहाँ गया? री ही तो बड़ी री बना है, री मिलाकर ही बड़ी री बनाया गया। हालांकि इसको 3 तरह से संधियां बनेंगी री की, लेकिन बस एक ही तरह के आपको देखना है, बड़ी री वाला। तो होत्री प्लस लिकारा, दोनों को जोड़ेंगे तब भी बनेगा होत्रिकारा। क्या बनेगा? होत्रिकारा नहीं है, होत्रिकारा। बड़ी री है ना। अब जैसे कोई कहे कि ये क्या लिखा है, तो ये पितृ लिखा है। क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? पितृ, क्योंकि बड़ी री हो गया। इसी तरह से जैसे कोई कहे पितृ और इधर लिखा है ऋणम, तो पितृ और ऋणम हुआ, लेकिन दोनों में जब संधि कर देंगे तो बनेगा पितृणम। क्या बोलोगे? पितृणम। दीर्घ में बोलना है, समझ पाए? तो हालांकि इसको हिंदी के माध्यम से आप पूरा पढ़े होगे, आ मिलकर बड़ा, आ ई मिलकर बड़ा, लेकिन आपको सूत्र के माध्यम से पढ़ना था, सूत्र के माध्यम से। अब जैसे कोई आज के बाद पूछे दीर्घ संधि की परिभाषा बताओ, तो तुम कहो सीधे नहीं, तुम यह कहोगे सीधी सी बात है, दीर्घ संधि मतलब आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर बड़ी री। तो कहेंगे तो हिंदी में है, संस्कृत में बताओ। तो संस्कृत में 3 शब्द तुमको बोलना है, अकह समरणे दीर्घ। और फिर जैसे तुम बोलोगे अकह समरणे दीर्घा, बस इतने में समझ जाएगा कि तुम कितने पानी में हो और वो सुनना क्या चाहता था, अपने आप समझ जाएगा। जब टीजीटी का एक बार इंटरव्यू चल रहा था, टीजीटी का, पहले इधर 2021 से इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं, टीजीटी का, तो एक अभ्यर्थी बैठा। हालांकि टीजीटी का इंटरव्यू लेते समय जो इंटरव्यू का पैनल होता है उसमें 3 लोग होते हैं, 2 होते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं और एक होता है सदस्य। तो चूंकि उसमें एक विषय विशेषज्ञ नहीं था, एक ही था और एक सदस्य, मतलब कुल मिलाकर इंटरव्यू 2 लोग ले रहे थे और इंटरव्यू चल रहा था संस्कृत का। अब जब अभ्यर्थी संस्कृत का अंदर पहुंचा तो एक तरफ सदस्य, आपको यह भी पता होगा जो सदस्य होते हैं उनका कोई भी विषय हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसका ले रहे हैं उसी का विषय हो, लेकिन विषय विशेषज्ञ उसी विषय का होगा जिसका इंटरव्यू चल रहा है। तो वो था कॉमर्स का सदस्य और जो इंटरव्यू लेने वाला था वो संस्कृत का था। अभ्यर्थी जब अंदर प्रवेश किया, अभ्यर्थी को चेयर वर्दी गई, बैठा अभ्यर्थी। तो अब इधर है सदस्य, इधर है विषय विशेषज्ञ और यहाँ है अभ्यर्थी। अब विषय विशेषज्ञ ने अभ्यर्थी से कुछ प्रश्न किया, 3 प्रश्न किए। सदस्य देख रहा था कि कौन प्रश्न कर रहा है, तो विषय विशेषज्ञ ने 3 प्रश्न किया। उधर से जैसे पहले महाभारत का युद्ध नहीं होता था, उधर से अर्जुन ने बाण चला, इधर से दुर्योधन ने चलाया, दोनों समाप्त। इधर से एक बाण फेंका गया, उधर से बाण आया, दोनों समाप्त। वैसे उधर से प्रश्न आए, इधर से उत्तर मिले, उधर से प्रश्न आए, इधर से उत्तर मिले, उधर से प्रश्न आए, इधर से उत्तर मिले। प्रश्न उत्तर में सदस्य का मुंह हो गया बिल्कुल चकोल जैसा। चंद्रमा देखे, धरती देखे, चंद्रमा देखे, धरती देखे, मतलब विषय विशेषज्ञ को देखे, अभ्यर्थी को देखे, ऐसे कारण क्या था? उधर से प्रश्न नहीं मिला कि इधर उत्तर तैयार है। अब इस कंडीशन जब तीनों प्रश्न, तीनों बाण दुर्योधन द्वारा फेंके गए, अर्जुन ने काट दिया, तो सदस्य जो था वो बिल्कुल डाउन। वो प्रश्न पूछने की तैयारी में था जनरल नॉलेज का, लेकिन नहीं पूछा। फिर सब खत्म। उसने सदस्य ने कहा ठीक कोई बात नहीं, यही रोको इसको। सदस्य ने कहा कि तुम बस एक श्लोक सुना दो, बहुत बढ़िया मजेदार, जो मूड घूम जाए हमारा। मूड घूमने का मतलब समझो, जैसे होता ना कि बहुत अच्छी धुन में सुना दो तो हिलने लगे, तो हिलने लगे। श्लोक सुनाया, वही इंटरव्यू समाप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ, कहने का हमारे मतलब ये था कि जैसे कोई तुमसे कहे संस्कृत में दीर्घ संधि की परिभाषा सुनाओ, तो अगर तुम आ प्लस आ बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ी ई कहोगे तो संस्कृत कहाँ हुई, वो तो हिंदी हो गई। और जैसे तुम कहोगे अकह सवर्णे दीर्घा, बस अगला जान जाएगा शांत हो जाओ,
अब इससे मत पूछो क्योंकि ये समझदार है, जानकार है, विद्वान है, वहीं समाप्त हो जाएगा। समझ पाए? तो इस सूत्र का मतलब समझे कि नहीं समझे? बोलो एक बार हाथ चक के जोर से। बाकी ये तुमको पता था, ये भी तुमको पता था, बस इतना ध्यान रखोगे। जब हम बोलते हैं तुम बताओगे क्या बनेगा, संधि कौन सी होगी, और जानबूझ के बीच में गलत बोलेंगे, तुम वहां पर बताओगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बस हम परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी, बोलो तैयार हो सब लोग? मतलब हम ये बताने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, बस तुमको हम गलत बोलेंगे तो तुमको उसको पकड़ना। हम खाली आपके मस्तिष्क की परीक्षा ले रहे हैं, इस ज्ञान की नहीं। तैयार? इधर भी आओ, इधर भी आओ, क्या होगा? संधि कौन सी? इधर भी ई हो, इधर भी ई हो, कौन सी संधि? इधर भी ऊ हो, इधर भी ऊ हो, क्या बनेगा? कौन संधि? इधर भी आ हो, इधर भी ई हो, क्या बनेगा? संधि तो बनेगी लेकिन दीर्घ संधि नहीं बनेगी, संधि बनेगी। फिर से सुनो, हमने बोला क्या है? इधर तो आ हो, इधर पर ई हो, तो गुण संधि बनेगी, दीर्घ संधि नहीं बनेगी। और इधर भी री हो, इधर भी री हो, इधर भी री हो, इधर भी री हो, कौन सी संधि? दीर्घ संधि बनेगी ना। और शब्द क्या बने, मतलब वर्ण क्या बनेगा? बड़ी री और ली के संयोग से केवल बड़ी री बनती है, बस ध्यान रखना। कर लोगे?